गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आया हूं। वह मुद्दा है संसदीय विशेषाधिकारों का, जिस पर अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपना एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया है, अपने पहले के निर्णय को बदलकर। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय कई बार अपने निर्णयों को बदलता रहा है और समयानुसार जब जिसकी जैसी ज़रूरत रही है उसके हिसाब से वह अपने नए फैसले देता है। प्रश्न है कि इसका क्या कारण है? क्या ऐसा कहा जाए कि जो पहले का निर्णय था वह गलत था, या अभी का निर्णय सही नहीं है? क्या ऐसी वजह है कि उच्चतम न्यायालय कई अवसरों पर ऐसा कार्य करता है, अपने ही निर्णय को बदल कर? स्वाभाविक है कि जो पहले की खंडपीठ रही होगी, जितने न्यायाधीशों की पीठ रही होगी, उससे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए न्यायाधीशों की, अगर कोई फैसला बदलना है तो। कानून की दृष्टि से अगर देखें तो जब भी न्यायालय कोई फैसला देता है, उसके तथ्यों पर, उससे संबंधित कानूनों पर गंभीरता से विचार करके और उसकी व्याख्या करता है। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश में नई बातें उभर कर आती हैं, ऐसी स्थिति में बहुत स्वाभाविक है कि न्यायालय जो व्याख्या करता है कानूनों की या तथ्यों की, या नए कानून बनने के बाद उन प्रावधानों की, तो बहुत स्वाभाविक रूप से उसमें परिवर्तन होना होता है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि न्यायालय का जो दायित्व संविधान ने सौंपा है भारत में, वह दायित्व केवल संविधान की रक्षा करना नहीं है। वह दायित्व है उसका कि वह समाज का भी संरक्षक बनकर कार्य करे। जो घटनाएं हो रही हैं, जो नई आवश्यकताएं उत्पन्न हो रही हैं, उनकी पहचान करे, नए अधिकारों की पहचान करे, उनको सुरक्षित रखने के नए तरीके बताए। बहुत बड़ी जवाबदेही न्यायालय को दी गई है संविधान के। उसी क्रम में संसद के जो विशेषाधिकारों का मुद्दा है, वह मुद्दा भी अत्यंत गंभीर रहा है पहले से। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पीवी नरसिंह राव बनाम राज्य जो मामला था 1998 का, उसमें यह दावा किया गया था कि रिश्वत लेकर सांसदों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को, अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कराया था। तो क्या रिश्वत लेना संसद के अंदर सही था, गलत था? इस पर बात कही थी न्यायालय ने। आमतौर पर तो हमें ऐसा लगेगा कि संसद के अंदर ऐसा कोई भी कार्य, वो चाहे रिश्वत लेने की बात हो, चाहे गाली गलौज करना हो, चाहे अ, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हों या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य अगर होता है, तो एक आम आदमी यह समझता है कि यह गलत है और तत्काल इस पर कोई कार्यवाही होनी चाहिए। कानून क्या कहता है इस पर, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। संविधान क्या कहता है, न्यायालय की व्याख्या कैसी है, क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें ऐसी बातें होती हैं, इन सब की समझ अगर हो जाए तो स्वाभाविक रूप से ऐसे मुद्दों को समझना किसी के लिए भी सरल होगा। जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं, अभी जैसे मैंने कहा कि नरसिंह राव बनाम राज्य 1998 जो मामला था, उसमें यह आरोप लगाए गए थे कि सांसदों ने रिश्वत लेकर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करा दिया था और सरकार को बचाया था। उस केस में न्यायालय ने यह कहा कि अगर रिश्वत लिया है किसी ने और उसके अनुरूप उसने मतदान किया है, तो वह कानूनी रूप से जवाबदेह नहीं होगा। अर्थात अगर उसने ऐसा कार्य किया है
और मतदान उसके अनुरूप किया है तो वह उसको उन्मुक्ति है और वह ऐसा कर सकता है और वह कानूनी रूप से जवाबदेह नहीं होगा। कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि इट इज रिडिकुलस, हास्यास्पद है, लेकिन जो बचाव, जो उन्मुक्ति हमने सांसदों को दे रखी है, विधायकों को दे रखी है, उसके पीछे वजह क्या है? कौन सी ऐसी उन्मुक्तियां हैं जो हमने दी हैं और क्यों दी हैं? इनकी भी समझ होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि 4 सांसदों ने रिश्वत लेकर मतदान किया था, इसलिए वो गलत नहीं थे और वो भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आते। लेकिन जिसने रिश्वत ले ली है और उसने मतदान नहीं किया है, वह कानूनी रूप से जवाबदेह होगा और वह भ्रष्टाचार के दायरे में आएगा। ये फैसला था नरसिंह राव वाले मामले। अभी जो सीता सोरेन का मामला आया है सामने, जिसमें हाल ही में न्यायालय ने फैसला दिया, उसमें यह कहा कि ब्राइबरी या रिश्वत लेना भारत के संसदीय लोकतंत्र के पूर्णतः विरुद्ध है और यह हमारे निर्णयन को प्रभावित करता है, जनता के स्वतंत्र विचारों को प्रभावित करता है, संसदीय या विधायिका की नैतिकता के मानकों को प्रभावित करता है। इसलिए यह अवैध है और ऐसी कोई उन्मुक्ति नहीं दी जा सकती। इस तरह का जो फैसला अभी न्यायालय ने दिया, उससे संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम इस पूरे प्रकरण को भी समझ सकें और क्या है संसदीय विशेषाधिकार, इसकी समझ विकसित कर सकें। क्या केवल हमारे ही यहां ऐसा है कि अन्य देशों में भी कुछ और है ऐसी बात, उसकी भी चर्चा करें। तो जिस विषय को मैंने उठाया है आज, वह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संवेदनशील नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यह, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो तो अनुच्छेदों पर सवाल पूछे जा सकते हैं, और अगर मुख्य परीक्षा है तो बाकायदा उच्चतम न्यायालय के विचारों का विश्लेषण पूछा जा सकता है। आपकी अपनी राय क्या है, यह पूछी जा सकती है। तो सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जैसे मैंने कहा कि कोई भी संवेदनशील नागरिक होगा, उसके लिए ही यह समझना आवश्यक है कि हमारे यहाँ ऐसे कानून किस तरीके से बनाए गए हैं और क्या उनमें ऐसी बात है कि हम उसको भ्रष्टाचार के दायरे में रखें, नहीं रखें, क्या करें। राइट। इसी पृष्ठभूमि में हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि विशेषाधिकार क्या होता है, उन्मुक्तियां क्या होती हैं, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, जो शब्दावली संविधान ने रखी है वो क्या है। दूसरा कि जो संसदीय विशेषाधिकार हमने दे रखे, ऐसे विशेषाधिकारों की क्या आवश्यकता थी, वाई आर दे नीडेड, क्यों हमें चाहिए ऐसा विशेषाधिकार या ऐसी उन्मुक्तियां। तीसरी बात है कि विशेषाधिकारों की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ प्रिविलेज क्या है। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि ऐसे विशेषाधिकारों का प्रावधान क्या कुछ अन्य राष्ट्रों में भी है, खासतौर से जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं या जो हमारे संविधान के स्रोत हैं, जैसे मान लें ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है या जापान है, आयरलैंड है। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रों के संविधानों से हमने बहुत सारी संकल्पनाएं हमारी प्रेरित हैं। तो उनमें भी क्या ऐसा ही कोई प्रावधान है, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ जो विशेषाधिकारों का उल्लंघन है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, वो क्या होता है, संसद का अवमान क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दोनों एक ही हैं या दोनों में अंतर है, इसकी भी बात करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ कि जब हमने किसी विधायिका के किसी सदस्य को वाक स्वतंत्रता दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो 19(1)(a) में भी है, तो अलग से फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको देने की क्या जरूरत थी। और अगर दिया है तो 19(1)(a) में जो वाक स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 105 में जो वाक स्वतंत्रता है, उनमें क्या अंतर है, इसकी भी समझ हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि पीवी नरसिंह राव वाले मामले में कौन से मुद्दे उठाए गए थे गंभीर, न्यायालय ने उस पर क्या कहा था और
आज जो मामला आया है हमारे सामने सीता सोरेन बनाम भारत संघ का, उसमें न्यायालय ने क्या कहा, इन सभी बातों पर चर्चा करनी है। एक एक करके हम लोग उस पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीक्वेंस में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विशेषाधिकार की। प्रिविलेज क्या है? अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो नाम ही से पता चल रहा है कि कुछ न कुछ विशेष अधिकार हमने दिए हैं किसी, कोई खास कार्य करने के लिए हमने उसको कोई शक्ति दी, या हमने उसको कोई राहत दी है, हमने उसे किसी चीज से बचाया है, हमने उसको कोई रियायत, छूट, कंसेशन दिया है। इन चीजों को हम विशेषाधिकार कहते हैं। इसके साथ साथ एक और शब्द आता है उन्मुक्ति। उन्मुक्ति किसी को बचाना है, उसको उन्मुक्त करना है, मतलब स्वतंत्र कर देना है, उसे उस जवाबदेही से स्वतंत्र रखना है उसको। तो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दोनों साथ साथ चलती है किसी भी देश में, भारत में भी है, किसी भी देश में। भारत की जहां तक बात है, उसमें हमें इसकी गंभीरता को समझने की, तो हमें पहले यह समझ में आना चाहिए कि विशेषाधिकार क्या है, कि किसी व्यक्ति या प्राधिकारी या लोक सेवक को दी गई विशेष शक्तियां हो सकती हैं, या कोई राहत हो सकती है, कोई बचाव हो सकता है, और कोई रियायत हो सकती है। इन सभी चीजों को हम विशेषाधिकार कहते हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल सच थिंग, उनका कुल योग है यह। दूसरा शब्द है उन्मुक्ति। इसको क्या कहेंगे? किसी दायित्व से स्वतंत्र रखना किसी को, उसकी जवाबदेही नहीं है उस कार्य की, उसको कहते हैं उन्मुक्ति। प्रश्न यह है हमारे सामने कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर समानता, इक्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। हम समानता से समझौता नहीं करते। जो मुख्य धारा से बाहर हैं, उनको हम मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, करते हैं, ताकि सभी नागरिक एक समान हो जाए, समाज में कोई हायरार्की, लेयरिंग नहीं हो, कोई ऊंच नीच, बड़ा छोटा, इस तरह का ग्रुप, समूह, परिवार, व्यक्ति नहीं हो। तो हमें अपने देश में समानता की रक्षा करनी। कैसे हम किसी को यह कहेंगे कि उसको विशेषाधिकार दिया गया है? तो हमने एक हायरार्की क्रिएट कर दी ना, कि ए स्तर पर जो लोग हैं, या जो लोक सेवक है या प्राधिकारी है, उसको हमने विशेषाधिकार दे रखा है, तो बी स्तर से ऊंचा हो गया या, राइट? तो क्या विशेषाधिकार देने से समानता का सिद्धांत बाधित नहीं होता? यह भी समझना है। अगर हम समानता चाहते हैं तो विशेषाधिकार दे नहीं सकते, और विशेषाधिकार दे रहे हैं, समानता की बात क्यों करें? इसका मतलब कि भारत में जो विशेषाधिकारों की संकल्पना है वो बड़ी विशिष्ट, अनूठी है। कैसे? कि मान ले हमने यह कहा कि सांसद या विधायक ने सदन के अंदर कोई बात कही या कुछ किया, तो हम उस पर कोई न्यायिक या विधिक कार्यवाही नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हो रहा है यहां कि कोई एक विधायिका का सदस्य है, एमपी एमएलए है, और यहां पर नागरिक है।
अगर इसने इसके अंदर कोई बात कही है तो हम इसको केस नहीं करने के लिए विवश कर रहे हैं। नागरिक इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। तो हुआ क्या कि आपको कुछ कहने की छूट दी गई है। क्यों और कैसे मिली है यह छूट? इसलिए कि नागरिक का जो अधिकार है न्यायालय में जाने का, उस अधिकार को रोक दिया हमने कि नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकता। तो उसको हमने क्या दिया है? उन्मुक्ति दी है। हमने उसको उस जवाबदेही से स्वतंत्र बना दिया। तो हमारे यहां जो विशेषाधिकार है वह वास्तविक अर्थों में उन्मुक्तियां हैं। इसलिए हम विशेषाधिकार दे भी रहे हैं। हमने इसको अंदर सदन के अंदर कोई बात कहने की छूट भी दे रखी है, लेकिन हमने समानता के सिद्धांत की रक्षा भी की है, क्योंकि हमने उसको ऐसी कोई शक्ति नहीं दी है जो उसको नागरिकों के ऊपर ले जाती है। और इसके लिए हमने जो तरीका अपनाया है वो उन्मुक्तियां देकर हमने विशेषाधिकार दिए हैं। और उन्मुक्ति देने का अर्थ है कि नागरिकों को हमने न्यायालय में जाने से रोका है। यह विशेषाधिकार जिसको भी दिया, ये जो राष्ट्रपति को भी है, राज्यपाल को भी है, उसमें भी बात वही है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध हम कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते, राज्यपाल के विरुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो गरिमामय पद है। तो वहां भी नागरिक को न्यायालय में जाने से रोका है हमने। वहां भी हमने राष्ट्रपति राज्यपाल को उन्मुक्तियां दी हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में विशेषाधिकारों की जो संकल्पना है वो बहुत ही अनूठी, बहुत सटीक और सभी संवैधानिक सिद्धांतों के संरक्षण के अनुरूप है। अब दूसरी बात यह है कि विशेषाधिकार क्यों क्यों है विशेषाधिकार? उसके दो आयाम हैं, ऐसे समझे। इसके दो आयाम हैं, दो डायमेंशन। एक को कहते हैं बाह्य, एक्सटर्नल, एक है आंतरिक। बाह्य का मतलब हो गया कि संसद की, विधायिका की कोई भी कार्यवाही हो रही है, उसमें बाह्य हस्तक्षेप रोका जाएगा ताकि वह कार्य सुचारू रूप से कर सके। इसका अर्थ हो गया कि विधायिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए इन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों द्वारा बाह्य हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई, इसलिए उसको नाम दिया बाह्य। और आंतरिक क्या है कि जो भी सदस्य है सदन के अंदर, उसका यह कर्तव्य है कि वह जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर सके और उस पर किसी तरह का कोई भय नहीं हो, ताकि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। तो जब विशेषाधिकार या उन्मुक्तियों की प्रकृति की बात करेंगे या उनके आयामों की बात करें तो कहा जाएगा कि बाह्य जो प्रकृति है उसकी, या बाह्य जो आयाम है, एक्सटर्नल जो डायमेंशन है उसका, तो यह इस उद्देश्य से है कि हम सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए हमने बाह्य हस्तक्षेप को रोक दिया है। और दूसरा आंतरिक जब आयाम देखा जाएगा तो इसमें हम सदस्यों को कर्तव्यनिष्ठ बना रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे पूरी तरीके से और संसद या विधायिका की कार्यवाहियों को संचालित करेंगे। ये उसके दो आयाम हैं। अब संविधान इसका मूल स्रोत है। जो विशेषाधिकार हमारे पास है, इसका जो स्रोत है वह मूल स्रोत है
संविधान कहां? अनुच्छेद 105 और 194। अनुच्छेद 105 है संसद के लिए और 194 है राज्य विधानमंडल। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि संसद विधि बनाकर विशेषाधिकारों को परिभाषित कर सकती है, विशेषाधिकार दे सकती है। इसकी व्याख्या भी की गई है और 44वें संशोधन 1978 के बाद यह कहा गया है कि जो हाउस ऑफ कॉमन जो शब्द था अनुच्छेद में, उसको हटा दिया कि जिस तरह का विशेषाधिकार ब्रिटिश परंपरा में प्रचलित है वैसा ही विशेषाधिकार संसद कानून बनाकर दे सकती है। इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश कानूनों में विशेषाधिकार जिस तरीके से दिए गए हैं वैसे कानूनों का निर्माण करके संसद भी भारत में विधायिका के सदस्यों को विशेषाधिकार दे सकती है। और यह विशेषाधिकार व्यक्ति के स्तर पर भी है और सदन के स्तर पर भी। इस सदन को जो एक अथॉरिटी है, प्राधिकारी है, सदन को भी ऐसा अधिकार होगा और व्यक्ति के पास तो होगा ही। तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज भी हैं और कलेक्टिव प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज। तो विधायिका के सदस्यों को और विधायिका के सदन को दोनों को विशेषाधिकार संविधान से भी मिलते हैं और विधि के तहत भी मिलते हैं। और एक तरीके से कहा जाए कि विशेषाधिकार भारत में वही प्रचलित होंगे जो जैसे ब्रिटिश कानूनों में प्रचलित रहे हैं, उन्हीं को हम संसद कानून बनाकर दे सकती है। अगर संसद चाहे तो उन कानूनों से अलग होकर भी कोई विशेषाधिकार दे सकती है। जैसे हमारे पास जो विशेषाधिकार है वो क्या होंगे? वाक स्वतंत्रता है, इस सदन के अंदर वह कोई बात कह सकता है। इसके बाद मतदान की स्वतंत्रता, इसके बाद गिरफ्तारी से मुक्त है कुछ मामलों को छोड़कर। आपराधिक मामले हो या निवारक नजरबंदी का मामला है, उनको हटा दे अगर, तो गिरफ्तारी पर रोक है। अगर सदन की बात करें तो किसी सदस्य या किसी भी व्यक्ति को सदन में प्रवेश करने की अनुमति देना या नहीं देना, यह सदन का कार्य है। संसदीय कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगाने का भी अधिकार है। किसी सदस्य को निष्कासित करने का भी अधिकार है। ऐसे बहुत सारे विशेषाधिकार सदन को दिए गए और बहुत सारे विशेषाधिकार जो है वो व्यक्तियों को या सदस्यों को दिए, जिनकी प्रेरणा हमें ब्रिटिश संसदीय या संवैधानिक प्रणाली से प्राप्त हुई है। कारण उसका क्या है कि भारत का जो संसदीय तंत्र है वह ब्रिटिश संसदीय तंत्र के मॉडल पर है, जिसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल या ब्रिटिश मॉडल भी कहते हैं। राइट? अब देखें कि दूसरे देशों में विशेषाधिकारों की क्या स्थिति। तो सबसे पहले ब्रिटेन की बात करें। ब्रिटेन में हम जानते हैं कि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है। राइट? तो एक बात यहां ध्यान देने की है कि जहां संविधान लिखित नहीं होता, उस संवैधानिक प्रणाली का जो स्रोत होता है वह लिखित होता है। जहां जहां संविधान लिखित दस्तावेज के तौर पर नहीं है, जैसे एक राष्ट्र है ब्रिटेन, एक है इजराइल। तो जिन राष्ट्रों में संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं होता, उस संवैधानिक प्रणाली के जो स्रोत होते हैं मूल, वो लिखित होने चाहिए। जैसे इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा है, पिटीशन ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट 1689, इंग्लैंड का बिल ऑफ राइट। उसी तरह अगर हम इजराइल में देखेंगे तो इजराइल में हरीरी लॉज कहते हैं उसको, जो उसकी संवैधानिक प्रणाली का मूल स्रोत है। तो अगर ब्रिटेन की बात करें, यह कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में जो
अधिकार पत्र है ब्रिटेन का 1689 का, उसके अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है कि जो सदन होगा उसको एब्सोल्यूट पावर है कि वह अपनी कार्यवाहियों का सुचारू संचालन करे, और उसके अंदर अगर कोई बात कही गई है तो सदन के बाहर हम उस व्यक्ति या सदस्य पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते। यह उसको सुविधा दी गई है आर्टिकल 9 ऑफ द बिल ऑफ राइट्स। इसके अलावा जो एक पब्लिकेशन की बात आती है कि अगर हम संसद की कार्यवाहियों का प्रकाशन करना चाहते हैं तो प्रकाशन करने के लिए एक कानून है, पार्लियामेंट्री पेपर्स एक्ट, ब्रिटेन में ही। ₹1840 इसके द्वारा उसकी कार्यवाहियों के प्रकाशन को वह नियमित करता है। राइट, दो बात कही गई कि ब्रिटेन में भी बिल ऑफ राइट्स के तहत यह अधिकार है सांसदों को, विधायिका के सदस्यों को, कि वो जो बात कहेंगे सदन के अंदर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही संसद के बाहर नहीं हो सकती, किसी दूसरे स्थान, और यह उसका एब्सोल्यूट पावर है, सदन का एब्सोल्यूट राइट है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। एक बात तो यह। अगर हम यूएस की बात करें, अमेरिका की, अमेरिका का जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 1 सेक्शन 6 आर्टिकल 1 सेक्शन 6(1) यह ऐसे विशेषाधिकार प्रदान करता है और यह कह रहा है कि कोई भी जो सीनेट हो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके सदस्यों या सदन के किसी कार्य में व्यवधान डालने वाला कार्य रोका जाएगा। इसका मतलब है कि उसके सदस्यों को ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं या ऐसी उन्मुक्तियां प्राप्त हैं कि उनके विरुद्ध हम न्यायिक या कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग रहा है ना कि जो भारत में प्रावधान है कि हम उसके विरुद्ध न्यायिक या विधिक कार्यवाही नहीं करेंगे, मोर और लेस वही प्रावधान ब्रिटेन में भी है, मोर और लेस वही प्रावधान अमेरिका में भी है। अब इसके बाद अगर हम आयरलैंड का संविधान देखते हैं, आयरलैंड का संविधान है 1937 का, जिसके अनुच्छेद 15 में 15(10) आयरलैंड में, अनुच्छेद 12, 13 और 15 का खंड 10, ये तीन प्रावधान ऐसे हैं 1937 के संविधान के जो सांसदों को, विधायिका के सदस्यों को उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार देते हैं। यही स्थिति फ्रांस के संविधान की है। फिफ्थ रिपब्लिक कहते हैं उसको। संविधान है 1958 का और अनुच्छेद है 26। जो चौथे रिपब्लिक का संविधान होता था वह भी इसी तरह की उन्मुक्तियां दे रहा था, और 58 का जो अभी का जो संविधान है फ्रांस का, उसके अनुच्छेद 26 में इसी तरह का प्रावधान है कि हम किसी भी सदस्य के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही संसद के बाहर नहीं करेंगे, मतलब न्यायालय में नहीं करेंगे। राइट, उसी तरीके से एक और देश देखें अगर, जापान, जापान का संविधान है 1946 का और इसमें भी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों की बात कही गई है अनुच्छेद 51। तो ब्रिटेन से स्टार्ट कर रहे हैं अगर हम, ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स के अनुच्छेद 9 के द्वारा हमने विशेषाधिकार उन्मुक्तियां दे रखी। अमेरिका में संविधान के अनुच्छेद 1 धारा 6 खंड 1 के तहत हमने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों को ऐसी उन्मुक्तियां दे रखी हैं, सदनों को ऐसी उन्मुक्तियां दे रखी हैं या विशेषाधिकार दे रखे।
आयरलैंड के संविधान 1937 के अनुच्छेद 12, 13 और 15 के खंड 10 में भी ऐसा ही प्रावधान है। फ्रांस का जो पांचवें गणराज्य का संविधान है 1958 का, उसके अनुच्छेद 26 में इसी तरह का प्रावधान है विशेषाधिकारों का। और अंत में जापान का जो संविधान है 1946 का, उसके अनुच्छेद 51 में भी ऐसे ही विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लेख है। कुल मिलाकर इन सभी राष्ट्रों के साथ अगर हम तुलना कर रहे हैं भारत की, एक बात जो कॉमन है वो क्या है कि जो भी जनप्रतिनिधि है उसको कुछ न कुछ ऐसे अधिकार अवश्य मिलने चाहिए ताकि सदन की कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं आए, सदन की कार्यवाहियां सुचारू रूप से चलती। अब प्रश्न यह है कि क्या ये सब अधिकार एब्सोल्यूट हैं? अधिकांश राष्ट्रों में ऐसी स्थिति नहीं। भारत में भी नहीं है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, निरपेक्ष नहीं है, उन पर नियमन होगा उनका। लेकिन एक आम नागरिक संसद के बाहर जाकर न्यायालय में ऐसा कोई कार्य करे, इस पर रोक लगाते हैं हम। न कि हम यह कह रहे हैं कि ऐसे विशेषाधिकार जो हैं वो निरपेक्ष हैं या अनियंत्रित हैं, अनियमित, उनका नियमन ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। उसके नियमन का तरीका कुछ और हो। राइट। अब एक शब्दावली या पदावली आ रही है विशेषाधिकारों का हनन। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एक टर्म है और दूसरा है अवमान, कंटेम्प्ट। दो शब्द हैं। जितने विशेषाधिकार सदन को प्राप्त हैं या सदस्यों को प्राप्त, उन विशेषाधिकारों की गरिमा प्रभावित करना, उन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करना, उन विशेषाधिकारों को अपमानजनक मानना, ऐसा कोई भी कार्य होगा तो वह विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाए, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। विशेषाधिकार जितने भी हैं, सामूहिक हो व्यक्तिगत हो, उनके सम्मान को कम करना, उनके प्रति निष्ठा का भाव नहीं रखना, उनका दुरुपयोग करना, ऐसा जितना भी कार्य है वो विशेषाधिकारों का हनन होगा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। लेकिन अवमान की जो संकल्पना है उसमें सदन की कार्यवाही में व्यवधान, उसकी समितियों के कार्यों में व्यवधान, उसके अधिकारियों के कार्यों में व्यवधान डालना अवमान है। तो कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में मूल अंतर क्या हो गया कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज विशेषाधिकारों का अपमान करना, उनका दुरुपयोग करना है, जबकि अवमान सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना या उसकी समिति या उसके अधिकारियों के कार्यों में व्यवधान डालना कंटेम्प्ट होगा, अवमान होगा। लेकिन बात यह है कि पहले जितने भी ऐसे कार्य अवमान के होते थे वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहे जा सकते हैं। और संसद के सदन को, विधायिका के सदन को यह अधिकार है कि वह विशेषाधिकारों के हनन या सदन के अवमान के लिए दंड दे सकती। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि विशेषाधिकार निरपेक्ष नहीं है, हमारे अधिकारों को रोका गया है एक सीमा तक ताकि सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं हो, जो हमने कहा था शुरुआत में, एक्सटर्नल एस्पेक्ट उसका, कि बाह्य हस्तक्षेप से बचाना है। लेकिन अंदर का जो आयाम है उसका, आंतरिक, उसमें हमने अभी लिखा है या पढ़ा है कि कर्तव्य निष्ठा लाने की कोशिश की गई है सदस्यों में। तो अगर कोई सदस्य कर्तव्य निष्ठ नहीं रहता और उसने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर दिया या उसका अपमान कर दिया है या उसके द्वारा किसी भी तरीके से संसद की कार्यवाहियों में व्यवधान हो गया है, तो सदन को यह अधिकार है कि वह विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन के अवमान के लिए उस सदस्य को दंड दे सकता है, तो बर्खास्त भी कर सकता है और
आपने पढ़ा होगा बहुतों ने कि सदन में एक विशेषाधिकार समिति होती है, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, जिसके पास वह मैटर या विषय भेजा जाता है और वह जांच करती है कि आपने ऐसा क्या किया। तो सदन को यह अधिकार है कि वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट के लिए दंडित कर सकते, राइट। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे एक दो चीजों पर कि जब अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक स्वतंत्रता दी गई है तो अनुच्छेद 105 में क्यों, अलग से क्यों? यह कहा जाएगा, पहला एस्पेक्ट क्या है इसका, यह किसको प्राप्त है? नागरिक के लिए है ये, और इसका प्रयोग जो होगा वो सामान्य है प्रयोग या सामान्यीकृत प्रयोग है। जनरल तरीके से हम हर नागरिक उसका प्रयोग करें। 105 में क्या है, सदस्यों को प्राप्त है और विशिष्ट प्रयोग है इसका, राइट। विशिष्ट प्रयोग है कहने का मतलब कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वह जनता के स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति करेगा, इसलिए उसको ऐसी वाक स्वतंत्रता दी गई है। एक एस्पेक्ट उसका। दूसरा एस्पेक्ट यह कह रहा है कि यह जो अधिकार है यह किसी नागरिक का मूल अधिकार है और अनुच्छेद 19 के खंड 2 से खंड 6 के बीच जो युक्ति युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए, जैसे राज्य की प्रभुता, भारत की प्रभुता है, राज्य की सुरक्षा है, अवमान, न्यायालय का अवमान है, अपराध के लिए किसी को प्रेरित करना है, मानहानि है, लोक व्यवस्था है, ऐसे बहुत सारे आधार हैं, 8 आधार हैं जिनका उल्लेख 19 के खंड 2 से खंड 6 में है। और इन आधारों पर हम वाक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकते हैं, निर्बंधित कर सकते हैं। लेकिन यह निर्बंधन अनुच्छेद 105 पर लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 105 अनुच्छेद 19(1)(a) से स्वतंत्र है और वह सांसदों या विधायिका के सदस्यों को इसलिए दिया गया है कि उनमें किसी प्रकार का भय नहीं रहे जनता के स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर। इसलिए हमने यह छूट दे रखी है और इसलिए हमने यह बात कही। इसका मतलब हो गया, अब इसको एक सैद्धांतिक रूप से देखें। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 19(1)(a) में यदि किसी नागरिक को स्वतंत्रता है कि आप बोल सकते हैं बैरिंग सर्टेन ग्राउंड्स, कि अगर आपके बोलने से राष्ट्र की एकता अखंडता प्रभावित नहीं होती या बाकी जो आधार हैं, तो हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता उदारवादी लोकतंत्र का मूल तत्व है। इसका मतलब यह हुआ कि 19(1)(a) के तहत जो वाक स्वतंत्रता है यह उदारवादी लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, लिबरल डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। जबकि 105 में जो वाक स्वतंत्रता है वह जनता के स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति के लिए दी गई है। और जनता के स्वतंत्र विचार का मतलब होता है जनता में निहित संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता। इसका जो संवैधानिक सिद्धांत है वह लोकप्रिय संप्रभुता के संरक्षण के लिए है, पॉपुलर सोवरेंटी के संरक्षण के लिए है और यहां पर उदारवादी लोकतंत्र के संरक्षण के लिए। 19(1)(a) में जो वाक स्वतंत्रता है वह उदारवादी लोकतंत्र की रक्षा करती है और जो 105 में वाक स्वतंत्रता है वह लोकप्रिय संप्रभुता की रक्षा करती है, राइट। ये जो पृष्ठभूमि है संसदीय विशेषाधिकारों की, अब इसके बाद अब हम बात करेंगे जो हमारा मूल विषय है वो क्या है कि पीवी नरसिंह राव के मामले में क्या कहा गया था और सीता सोरेन बनाम भारत संघ के मामले में अभी न्यायालय ने सर्वसम्मति से क्या फैसला दिया है, जो एक ऐतिहासिक फैसला, राइट। तो अब देखेंगे कि पीवी
नरसिंह राव बनाम राज्य 99। इसमें जो प्रश्न लाए गए सामने वो दो थे। वो प्रश्न क्या थे कि क्या अनुच्छेद 105 के खंड 2 में किसी बात के लिए किसी सदस्य के विरुद्ध आपराधिक मामला या अभियोजन किया जा सकता है? क्या मतलब कि अगर रिश्वत लेने संसद की कार्यवाहियों के संचालन के दौरान रिश्वत लेने के मामले में क्या किसी सदस्य के विरुद्ध किसी आपराधिक न्यायालय में अभियोजन का कार्य किया जा सकता है या नहीं? एक प्रश्न यह था। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत विधायिका का कोई सदस्य एक लोक सेवक है? दो प्रश्न आए मुख्य। पहला क्या है कि संसदीय कार्यवाहियों के दौरान रिश्वत लेने पर किसी न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज कर अभियोजन किया जाएगा या नहीं? एक प्रश्न यह उठाया गया। और दूसरा प्रश्न क्या था कि क्या विधायिका का कोई सदस्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट? दो बातें उठाई गई। तो 3:2 का जजमेंट था जिसमें मेजॉरिटी ने यह कहा पहले प्रश्न के उत्तर में कि रिश्वत लेकर अगर मतदान किया गया है और प्रश्न पूछा गया है तो वह उन्मुक्ति के दायरे में आएगा। इसका मतलब कि कोई भी सांसद या विधायिका का कोई सदस्य यदि रिश्वत लेकर उसके अनुसार मतदान कर दिया हो या बात कही हो अपनी, तो वह उन्मुक्ति उस पर प्रभावी होगी और उसके विरुद्ध हम कोई केस दर्ज नहीं कर सकते। इसलिए न्यायालय ने यह कहा कि 4 जो सांसद थे इस मामले में उन्होंने रिश्वत लेकर उसके अनुरूप मतदान किया, इसलिए वो भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आते। लेकिन जिस सांसद ने रिश्वत ले लिया था और मतदान नहीं किया उसके अनुरूप अविश्वास प्रस्ताव के को हराने के लिए, तो उस पर हम विधिक जवाबदेही उसकी होगी और उसे उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होगी और वह गलत होगा और भ्रष्टाचार के दायरे में आए। पहले प्रश्न का उत्तर तो यह था। और दूसरे प्रश्न का उत्तर यह था कि चूंकि कोई भी सांसद या विधायिका का सदस्य एक ऐसे कार्यालय को, एक ऐसा प्राधिकारी है, एक ऐसा कार्यालय उसका है जिसमें वह लोक कर्तव्यों का पालन करता है, पब्लिक ड्यूटी, लोक कर्तव्यों का पालन करता है, अतः इस कानून के तहत वह लोक सेवक माना जाएगा। ही विल बी अ पब्लिक सर्वेंट बिकॉज ही परफॉर्म्स पब्लिक ड्यूटी इन हिज ऑफिस। राइट? ये बात कही थी न्यायालय ने पीवी नरसिंह राव वाले। अब जो नया मामला है वह है सीता सोरेन बनाम भारत संघ। इसमें न्यायालय ने अपना फैसला बदल दिया।
और यह कहा कि अनुच्छेद 105 का खंड 2 और 194 का खंड 2, जिसमें कोई सदस्य मतदान कर रहा है तो वह रिश्वत लेकर अगर मतदान करेगा तो किसी भी सदस्य को ऐसी उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 105 2 और 194 2 के तहत यदि विधायिका का कोई सदस्य है जिसने रिश्वत लेकर संसद की कार्यवाही में मतदान किया है तो वह उन्मुक्ति उसे प्राप्त नहीं होगी, अर्थात उस पर हम मामला दर्ज कर सकते हैं, जो पीवी नरसिंह राव के केस में नहीं था। पीवी नरसिंह राव के केस में वह उन्मुक्ति प्राप्त थी। तो देयर इज नो इम्यूनिटी अंडर दिस। एक तो ब्राइबरी के केस में। दूसरा यह कहा उसने कि दो तरह का परीक्षण करेंगे। एक परीक्षण होगा कि सामूहिक जो कार्य होता है सदन का वह क्या है, एक देखा जाएगा, और दूसरा देखा जाएगा कि सदस्यों के अनिवार्य कर्तव्य क्या है। तो दो परीक्षणों की बात कही गई। पहला है सामूहिक कार्य है या कलेक्टिव फंक्शनिंग है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो विशेषाधिकार हैं, जितने विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए या सबका संबंध किसके साथ होना चाहिए। कि जो सदन की समेकित कार्यवाही है उसके लिए हमने विशेषाधिकार दिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक कार्य के लिए। एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य सामूहिक कार्य नहीं होगा। हमने विशेषाधिकार इसलिए दिए हैं कि ताकि सदन की कार्यवाहियां सुचारू रूप से चल सके। तो अगर सामूहिक कार्य से संबद्ध नहीं है विशेषाधिकार का, उसको उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो जितने विशेषाधिकार हैं विशेषाधिकारों का संबंध सदन की सामूहिक कार्यवाहियों से होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर कोई विशेषाधिकार दिया है किसी व्यक्ति को, हमने सदस्य को, व्यक्ति मतलब सदस्य को, तो वह उसके अनिवार्य कर्तव्यों से संबद्ध होना चाहिए। क्या उसका अनिवार्य कर्तव्य है? अनिवार्य कर्तव्य है जनता के स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति करना। अगर उसने कोई भी कार्य किया है तो और उसने विशेषाधिकार का प्रयोग किया है, तो क्या वह विशेषाधिकार जिसका उसने प्रयोग किया है वह उसके अनिवार्य कर्तव्य से जुड़ता है? अगर जुड़ता है बहुत अच्छी बात, उसको उन्मुक्ति मिलेगी, और जुड़ता नहीं है तो उन्मुक्ति नहीं। तो विशेषाधिकारों का संबंध सदन की सामूहिक कार्यवाहियों से होना चाहिए, और सदस्य का जो विशेषाधिकार है वह उसके अनिवार्य कर्तव्य से जुड़ना चाहिए। इन दो आधारों पर हम विशेषाधिकारों का विस्तार कहां तक है, कहां तक हम उसको उन्मुक्ति दे सकते हैं, कहां तक विशेषाधिकार दे सकते हैं, यह बात कही न्यायालय ने इस मामले। इसके बाद यह कहा कि रिश्वत लेना मतदान करने या अपनी बात कहने के लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए रिश्वत लेकर ऐसा कोई कार्य करना संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध है। इसके अलावा वह संसद के अंदर जो कार्यवाहियां हो रही हैं उसके नैतिक मानकों को कम करता है। इट डिग्रेड्स द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, रूल ऑफ लॉ के विरुद्ध है, करप्शन इन पब्लिक लाइफ अगर है, सार्वजनिक जीवन में अगर भ्रष्टाचार है, तो शासन में नैतिकता सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानकों को कम करता है। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से ब्राइबरी को उन्मुक्ति नहीं दी जाती।
एक बात और कही इसने कि जो रिश्वत लेने का अपराध है वह तब कंप्लीट हो गया, वह अपराध हो गया, कर दिया किसी ने, कब? जब उसने रिश्वत ले ली। रिश्वत लेने के बाद उसने वोट किया है या नहीं, कोई बात कही है या नहीं, यह मायने नहीं रखती। जैसे उसने रिश्वत की राशि ले ली है वैसे ही यह अपराध हो गया उसके द्वारा और उसको उन्मुक्ति से बाहर कर दिया। यह जो ऐतिहासिक फैसला है, इस फैसले ने तो तीन बातों को एस्टैब्लिश किया है। वो क्या है कि रूल ऑफ लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में विधि का शासन सर्वोपरि है। दूसरा कि जो विधायिका के सदस्य हैं वो हैं जनप्रतिनिधि, अतः उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। इसका मतलब है कि इस फैसले ने तीन बातें कही। विधायी जवाबदेही, की सुदृढ़ता, दूसरा विधि के शासन की सुदृढ़ता और तीसरा संसदीय नैतिकता की सुदृढ़ता। न्यायालय ने अपने फैसले को बदलकर इन तीन चीजों को, इन तीन कारकों को स्ट्रेंथन किया है हमारे यहां कि देयर शुड बी लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जनता के स्वतंत्र विचारों से विधायिका का गठन हो रहा है और जनप्रतिनिधि का दायित्व है, जवाबदेही है उसकी कि वह जनता के स्वतंत्र विचारों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करे। तो जैसे वह रिश्वत लेगा वैसे जनता के स्वतंत्र विचारों में हस्तक्षेप हो, इसलिए उसको उन्मुक्ति नहीं दी जा सकती। दूसरा कि विधि के तहत ही कार्य होगा, अवैध कोई कार्य नहीं हो सकता। भारत में तो विधि का शासन बहुत ताकतवर है और ताकतवर बनाया न्यायालय ने। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सदन के अंदर जो नैतिकता के मानक है, उसकी गरिमा है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो संसदीय या विधायी नैतिकता को सुदृढ़ बनाया गया है इस डिसीजन के बाद। इस आधार पर हम संसदीय विशेषाधिकारों की समझ विकसित कर सकते हैं और इसी आधार पर हमने इसको रखा है सामने। न्यायालय ने इसी आधार पर अपना फैसला बदला है। मुझे लगता है कि मैंने जो बात कही आपको बहुत हद तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए, नागरिक के लिए इसकी समझ रखना अनिवार्य है। और खास तौर से जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए प्रश्नों का रूप ले सकता है यह। और मुझे आशा है कि आपको यह बात क्लियर हुई होगी और अपनी समझ, अपनी राय इस पर क्या रखनी है, इस यह भी आपके लिए स्पष्ट हुआ। धन्यवाद।